स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। केमिस्ट्री कंसेप्ट फॉर यू चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको मोल कंसेप्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी थी, फ्लो चार्ट दिया था जिसे आपने सीख लिया होगा और कैलकुलेशंस कर ली होंगी। आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, और दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री और एक्सेस रिएजेंट। ये चार चीजें आज सीखनी है। तो केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया, आप लोग 10th क्लास से ही देखते आए हो कि अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारकों की आपस में इस प्रकार से क्रिया होती है कि कोई नई चीज बनती है जिसे उत्पाद कहते हैं। इस पूरे कंप्लीट प्रोसीजर को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कुछ नया जानना है। नया क्या है? केमिकल रिएक्शन में परमाणु की पुनर्व्यवस्था होती है, ठीक है, जिसमें एक अणु दूसरे अणु से मिलता है तो इसके परमाणु के बीच में क्या होती है? पुनर्व्यवस्था होती है और कोई नया उत्पाद बनता है। इस चीज को जानना है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन जब भी आप देख रहे होंगे या लिख रहे होंगे तो आपने कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या करना है कि केमिस्ट्री में जब भी आप केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशंस करेंगे तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे, ठीक है। कैसे होता है 10th में थोड़ा आइडिया आपके पास है, बाकी डिटेल आइडिया जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेंगे आपको दे दिया जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस होती है उसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उनकी स्टेट वगैरह सब कुछ वहां पर लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो यही लिखा है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या अभिकारकों की और उत्पाद की ओर एक समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है रिएक्शन, हैबर प्रोसेस है, अमोनिया बन रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलकर के। नाइट्रोजन के जो लेफ्ट साइड परमाणु की संख्या वो 2 है और राइट साइड भी 2 ही है। हाइड्रोजन की लेफ्ट साइड में 6 परमाणु है, वही राइट साइड में भी 6 है। तो अगर ऐसा होता है तो हम उसे बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हमेशा कोई भी कैलकुलेशन अगर हमें केमिकल रिएक्शन से संबंधित करनी है तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about chemical reactions and all the calculations related to chemical equations या reactions। केमिकल रिएक्शन के बारे में और उनसे संबंधित जितनी भी गणनाएं होती हैं उसका अध्ययन हम जहां करते हैं उस विज्ञान को हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री में जब आप रिएक्शन लिखते हो तो संतुलित होती है। संतुलित अभिक्रिया में जैसे आपने यहाँ देखा हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बना रहे हैं, तो आपने नाइट्रोजन के आगे क्या देखा कि 1 लगा हुआ है और हाइड्रोजन के आगे देखा कि 3 लगा हुआ है और अमोनिया के आगे 2 लगा हुआ है। तो ये जो नंबर होते हैं ये स्टोइकियोमेट्रीय गुणांक कहलाते हैं या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो अभिकारकों के आगे नंबर लगा होता है और उत्पाद के आगे जो नंबर लगा होता है उन्हें हम स्टोइकियोमेट्रीय गुणांक कहते हैं या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स होते हैं। जैसे हैबर प्रोसेस में आपने नाइट्रोजन के आगे 1 देखा, हाइड्रोजन के आगे 3 देखा और अमोनिया के आगे 2 देखा। इसको स्टडी कैसे करना है वो आपको मैं आगे बताता हूँ कि क्या क्या पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। स्टोइकियोमेट्रीय गुणांक हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो अभिकारी पदार्थ होते हैं, अभिकारक होते हैं, उनके अणुओं का अनुपात या उनके मोलों का अनुपात कितना है, ठीक। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर है 1 मोल नाइट्रोजन हमेशा 3 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा और 2 मोल अमोनिया बनाएगा। या तो ऐसे पढ़ सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं नाइट्रोजन का 1 अणु हाइड्रोजन के 3 अणु के साथ मिलेगा और अमोनिया के 2 अणु का निर्माण करेगा। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिली? इन नंबरों से मिली, ठीक है। और ये स्टोइकियोमेट्रीय गुणांक हमें क्या नहीं बताते? द्रव्यमानों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते। ऐसा नहीं समझना है कि ये वाला जो रेशियो है 1:3 ये इनके द्रव्यमानों का अनुपात है, ऐसा नहीं है, बल्कि इनके मोलों का अनुपात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोइकियोमेट्रीय गुणांकों के अनुपात की मदद से
स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों के अनुपात की मदद से हम ये बता सकते हैं कि उत्पाद कितना बनने वाला है। ठीक है ना, उत्पाद कितना बनने वाला है। लेकिन शर्त यह है कि सभी अभिकारकों के जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होने चाहिए वो सही होने चाहिए, मीन्स निर्धारित होने चाहिए, पहले से जो निर्धारित है उसी मात्रा में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बात है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो 2 मोल अमोनिया बनाता है। इसी अनुपात में अगर हम लेंगे तो हम हमेशा बता सकते हैं कि अमोनिया कितना बनने वाला है। जैसे यहाँ पर 2 ले लेंगे, यहाँ पर 6 ले लेंगे, तो फिर यहाँ पर कितना बनेगा, 1:3 से 2 बन रहा था तो 2:6 से फिर वही 2 बनेगा। आ रही बात समझ में? तो उसी रेशियो में अमोनिया बनने वाला है। एक अलर्ट है, जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं, किसी भी रिएक्शन को प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, तो प्रैक्टिकली अभिकारक जब अभिक्रिया कर देते हैं तो जो उत्पाद हमें मिलता है ना, वो अभिकारकों की मात्रा से कहीं ना कहीं कम मिलता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी मात्रा कम मिलती है। माना निर्धारित है लिटरेचर में कि 14 ग्राम अमोनिया मिलेगी, तो 14 ग्राम नहीं मिलती, एक्चुअली उससे थोड़ा कम मिलती है। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि कुछ एरर्स भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक, जिसे हम LR द्वारा डिनोट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका कंसेप्ट शुरू तब होता है जब हम किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक ले रहे हैं उनकी मात्रा निर्धारित स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों से अलग ले लेते हैं। जैसे हैबर विधि में हमें पता है कि 1 और 3 में हमने क्या लेना है, हाइड्रोजन लेना है। लेकिन हम जब इसका रेशियो डिस्टर्ब कर देंगे, 1:4 कर देंगे, तब ये वाला कंसेप्ट जन्म लेता है। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक की स्टोरी स्टार्ट तब होती है जब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अभिकारकों की मात्रा हम निर्धारित सीमा से डिस्टर्ब ले लेते हैं, कम या ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है ना, तब LR का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो अभिकर्मक कम मात्रा में होगा, उत्पाद कितना बनने वाला है ये कम मात्रा वाले अभिकर्मक पर ही निर्भर करेगा, और कम मात्रा वाले अभिकर्मक को ही हम LR कहते हैं या सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। सीमांत मतलब जो खत्म हो जाए। ठीक है ना, जैसे नॉर्मली मैंने क्या कराना है, कार्बन का दहन कराना है, यानी कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करानी है। ठीक है, लेकिन मैंने ऑक्सीजन दे दी इनफाइनाइट सप्लाई में, पर कार्बन तो फिक्स लिया ना, माना 12 ग्राम कार्बन लिया है और ऑक्सीजन दे दी इनफाइनाइट और बोला कि कार्बन को जलाओ, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना वो ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन जितनी जरूरत थी हमारे पास ऑक्सीजन उससे ज्यादा है, तो हमें ऑक्सीजन को नहीं देखना है, बल्कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कार्बन और वहां कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन क्योंकि कम मात्रा में रिएक्शन में पहले ही खत्म हो जाएगा, इसलिए कार्बन को LR कहेंगे, और जो रिजल्ट में CO2 बनेगा वो कितना बनेगा ये इसी कार्बन पर निर्भर करेगा। हरी बात समझ में? फिर से एक बार दोहरा देते हैं, यदि हम रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को उनके स्टोइकियोमेट्रिक अनुपातों में नहीं लेते हैं, ठीक है, जैसे हैबर प्रोसेस में अगर हम 1:3 लेते थे नाइट्रोजन हाइड्रोजन को, तो इससे कुछ अलग लेते हैं, तब ये स्टोरी स्टार्ट होगी। तो तय मात्रा से कम मात्रा में लिया गया अभिकारक ही उत्पाद कितना बनेगा इसकी जानकारी देगा, और इसे ही हम LR कहते हैं, जो कि कम अमाउंट में लिया गया हो। और जो अभिकारक तय मात्रा से अधिक मात्रा में लिया जाता है उसको हम लोग एक्सेस रिएजेंट कहते हैं और ER से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे C+O2CO2, इससे क्लियर है कि 1 मोल कार्बन को जलने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो अनंत मिल रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन तो तब भी बची रहेगी जब कार्बन खत्म हो जाएगा। तो जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है उसको हम लोग LR बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पर ही जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज की जो ये डिटेल आपके सामने नॉलेज थी, इसमें आपको पहली बात तो क्या सीखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में 3 चीजें होती हैं। भाग लेने वाले अभिकारक कहलाते हैं, जिन शर्तों से अभिक्रिया होती है उसे रिएक्शन कंडीशन कहते हैं या अभिक्रिया शर्तें कहते हैं, और जो बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की कोई भी गणना करते वक्त सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करते वक्त क्या ध्यान रखना है
कि लेफ्ट साइड पर्टिकुलर तत्व के जितने भी परमाणु होंगे राइट साइड भी उतने ही होने चाहिए। इसके बाद स्टायोक्योमेट्री मींस ऐसा साइंस जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस और उनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसको स्टायोक्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टायोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस होती है उसमें अभिकारी पदार्थों के आगे जो संख्या होती है और उत्पाद के आगे जो संख्या होती है उसको हम लोग स्टायोक्योमेट्रिक गुणांक कहते हैं। ठीक है, स्टायोक्योमेट्रिक गुणांक को जब हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो एलआर और ईआर का कंसेप्ट जन्म लेता है। एलआर मींस जो रिएक्शन में पहले ही खत्म हो जाए, ठीक है ना। ईआर मींस जो रिएक्शन में रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा हो। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, आप नोट कर लीजिए।